Welcome to the mechanical world. We will continue our study of thermodynamics. Today we will study second law of thermodynamics. If you are new here, please subscribe my channel. I will provide questions and theory for various subjects. We will study second law of thermodynamics. देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने पढ़ा था कि एनर्जी कंजर्व रहती है, वो एक स्टेट से सेकंड स्टेट में कन्वर्ट होती है। लेकिन फर्स्ट लॉ में ये नहीं बताया गया है कि वो कौन सी एनर्जी किस डायरेक्शन में कैसे कन्वर्ट होगी, कैसे कंजर्व रहेगी, ये हमें नहीं बताया गया है। तो ये हमें सेकंड लॉ से मिलता है। सेकंड लॉ में हमें मिलता है कि कोई भी एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से सेकंड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगी, किस डायरेक्शन में होगी। इसीलिए सेकंड लॉ को डायरेक्शन लॉ भी कहा गया है। देखो, क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। देखो, हीट और वर्क में क्या डिफरेंसेस है। एज वी नो दैट बोथ हीट एंड वर्क आर एनर्जी फॉर्म्स। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। हीट में क्या होता है, जब हम किसी सिस्टम में हीट को सप्लाई करते हैं तो उसमें सिस्टम में एंट्रोपी चेंज होता है। सो हीट इज एसोसिएटेड विद एंट्रोपी चेंज, बट इन वर्क देयर इज नो एंट्रोपी चेंज। जब हम किसी सिस्टम में वर्क देते हैं, अब हमें सिस्टम से वर्क मिलता है तो उसमें एंट्रोपी चेंज नहीं होता है, उसका एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। जहाँ एंट्रोपी होता है वहाँ हीट चेंज होता है, हीट ट्रांसफर होता है, और जहाँ एंट्रोपी नहीं होता है वहाँ पे वर्क ट्रांसफर होता है। एंट्रोपी हमें सेकंड लॉ से ही मिलता है। एंट्रोपी क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। कई बार इस क्वेश्चंस भी पूछा गया है कि एंट्रोपी हमें किस लॉ से मिलता है, ये जो एंट्रोपी टर्म है वो किसने दिया था हमें। तो क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट certain energy balance will hold when a system undergoes a change of state or a thermodynamic process। ये हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि कुछ भी अगर ट्रांसफर होता है तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, एनर्जी उसका कंजर्व रहता है। ये हमने फर्स्ट लॉ से देखा था। बट इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन वेदर दैट चेंज ऑफ स्टेट और प्रोसेस इट ऑल फिजिबल और नॉट। फर्स्ट लॉ में हमें ये नहीं मिलता है कि वो जो प्रोसेस है वो होगा या नहीं होगा, ये हम कहीं भी इसको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। सो ऑल दैट द लॉ कैन स्टेट दैट दिस प्रोसेस डिड अकर, ये प्रोसेस होगा या नहीं होगा। द एनर्जी गेन बाई वन एंड वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द दैट लॉस्ट बाय द अदर। ये तो हमने बोला कि देखो, एक सिस्टम में अगर हम हीट देते हैं तो वो सेकंड में जो उसका क्या होगा, इंटरनल एनर्जी वर्क के बराबर होगा। बस हमें यही बताया गया है, पर ये नहीं बताया गया कि जो ये हीट है वो ट्रांसफर कैसे होगी। इट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच प्रोवाइड्स द क्राइटेरिया ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोसेस। ये हमें सेकेंड लॉ से मिलता है कि जो प्रोसेस है हमारा वो किस वे में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ये हमें सेकेंड लॉ से मिलता है। सो सेकेंड लॉ इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्शनल लॉ। Directional law, please note that it is important thing. Second law is also called directional law and first law is called law of conservation, law of energy conservation। क्या है कि फर्स्ट लॉ में हमें एनर्जी कंजर्वेशन मिलता है और सेकेंड लॉ में हमें डायरेक्शन मिलती है। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द डायरेक्शन। देखो, हम देखते हैं कि अगर हम नेचुरली देखें, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो होती है। हमारा जो वाटर है वो हाई लेवल से लो लेवल में फ्लो करता है। तो हमारा जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो हमेशा हाई टू लो होता है। ये एक हमारा क्या होगा, डायरेक्शन हो गया, हमेशा हाई टू लो होगा। अगर हमें लो टू हाई अगर कोई प्रोसेस करवाना है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क हमको देना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, हमारा डायरेक्शनल लो होता है। देखो, जब हम पीवी कर्व या टीएस कर्व जब हम प्लॉट करते हैं तो उसमें हम डायरेक्शन शो करते हैं। तो अगर वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है तो हम क्या बोलते हैं उसकी, वो हमारा वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है। और अगर ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो क्या होता है, हमारा वर्क प्रोड्यूसिंग नहीं होके वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है। तो डायरेक्शन एक
इंपॉर्टेंट थिंग है कि कौन सी डायरेक्शन में हमारा प्रोसेस जा रहा है। देखो डायरेक्शन से ही हमें क्या बोलता है, रिवर्सिबल प्रोसेस मिलते हैं, डायरेक्शन से ही हमें इरिवर्सिबल प्रोसेस मिलेंगे। देखो अगर जिस डायरेक्शन में हमारा प्रोसेस जा रहा है, जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है, उस डायरेक्शन में अगर फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट हमारा सेम रहता है तो वो क्या होता है, हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और अगर ये सेम नहीं हो तो क्या हो जाएगा, हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होएगा। तो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट थिंग विच is given by second law of thermodynamics. Here work is converted into heat. We always have W equals to Q. W equals to Q ये हमेशा मेरा इक्वल होगा। क्या गाइस, जब जूल ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने कहा कि अगर एनर्जी फ्लो वर्क होगा उसमें सिस्टम में तो वो कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जूल ने हमें एक्सपेरिमेंट में बताया। बट when heat is converted into work, हीट से वर्क में होता है तो वो कंप्लीटली नहीं होता है, उसमें हमें हीट हमेशा एक्सेस में होती है और वर्क हमेशा कम मिलता है। लाइक अगर हम 100 किलो जूल हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो हमें ऑलमोस्ट 50% या ऑलमोस्ट 60% मान के चलते हैं तो भी हमें 60 किलो जूल वर्क ही मिलता है। सो ये हमें जूल ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया। सो वर्क इज सेड टू बी हाई ग्रेड एनर्जी एंड हीट इज लो ग्रेड एनर्जी एंड द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन अ साइकिल इज इम्पॉसिबल, बट हाई ग्रेड एनर्जी टू लो ग्रेड एनर्जी इज पॉसिबल। अगर हम लो टू हाई जाएंगे तो वो हमारा नेचर के अगेंस्ट हो जाएगा, सो वो पॉसिबल नहीं होगा, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। साइक्लिक हीट इंजन, देखो हमने देखा था कि जो कोई भी प्रोसेस होता है हमारा एक साइकिल में होता है, एक हमारा साइकिल में होता है, उससे हमारे इनिशियल और फाइनल प्रॉपर्टीज में इक्वल मिलती है। तो वो क्या होता है, हमारा वो जो हमारा होता है वो होता है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस। साइकिल में हम क्यों करते हैं, देखो क्योंकि अगर साइकिल में करेंगे तो उसकी इनिशियल और फाइनल जो स्टेट होती है उसमें प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, तो सेम हो जाएगी तो क्या होगा, उसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो जो भी हम हीट या कोई वर्क उसमें सप्लाई करेंगे वो इक्वल साइड, वो उनका इनपुट हो जाएगा, वो आउटपुट के बराबर हो जाएगा। जो भी हम हीट या वर्क सप्लाई करेंगे वो हमारे जो आउटपुट है उसके बराबर हो जाएगा। अगर साइकिल में नहीं होगा तो उसमें कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा जो उसमें स्टोर हो जाएगा और वो हमें नहीं चाहिए। हमें जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो हमें वर्क चाहिए होता है। अब हम नहीं चाहते कि जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो सिस्टम में स्टोर हो जाए और हमें वर्क कम मिले, क्योंकि हमें हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी होती है। सो ए हीट इंजन साइकिल इन ए थर्मोडायनामिक साइकिल इन विच there is a net heat transfer to the system and a network transferred from the system। क्या बोल रहा है कि हम Q सप्लाई करते हैं और उससे हमें वर्क जो W नेट है वो मिलता है। द सिस्टम विच एग्जीक्यूट ए हीट इंजन, कोई भी सिस्टम है, जैसे हमारा कोई इंजन है, अगर उससे हमें साइक्लिक हीट जो होता है उसका प्रोसेस हो रहा है तो वो हमारा हीट इंजन होगा। बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी हैव Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू W माइनस WP। सो देखो ये कैसा आया, ये हमारा हीट इंजन है जो साइकिल को एग्जीक्यूट कर रहा है। देखो बॉयलर क्या होता है, बॉयलर से हमें हीट सप्लाई होती है, क्यों सप्लाइड। टरबाइन से क्या होता है, टरबाइन से हमें वर्क प्रोड्यूस होता है। कंडेंसर से क्या होता है, कंडेंसर से हीट रिजेक्ट होती है। पंप में क्या होता है, पंप में हमें वर्क देना पड़ता है। सो पंप क्या होगा, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होगा। सो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, WT माइनस WP इक्वल्स टू Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्टेड। तो हम जो इसमें जितना हीट रह जाएगा वो उतना ही हमें वर्क मिल जाएगा। अगर WT से में जो टरबाइन है अगर वो 10
किलो जूल मिल रहा है, पंप चलाने में हमें 1 किलो जूल लग रहा है, तो 9 किलो जूल जो है वो हमारा हीट जो क्यू एस माइनस क्यू आर है उसके इक्वल होगा। सो ये क्या होता है, हमारा साइक्लिक हीट इंजन होता है। एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन और हीट इंजन साइकिल इज डिफाइंड एज फॉलोज। क्या बोल रहा है कि जो एफिशिएंसी है वो क्या होता है हमारा, वो होता है वर्क आउटपुट अपॉन क्यू सप्लाइड। ये हमारा एफिशिएंसी होता है कि जितना हमें वर्क मिल रहा है और हम कितनी उसके हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। सो एफिशिएंसी नीटा इक्वल्स टू नेट वर्क आउटपुट ऑफ द साइकिल अपॉन टोटल हीट इनपुट टू द साइकिल। डब्ल्यू नेट क्या होता है हमारा, डब्ल्यू नेट क्या होता है, सिस्टम से हम कितना वर्क प्रोड्यूस करवा पा रहे हैं और सिस्टम हमसे कितना वर्क कंज्यूम कर रहा है, तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नेट हो जाएगा। और क्यू सप्लाइड हमें पता है कि क्यू हमने उसमें सिस्टम में कितनी हीट सप्लाई करी है, वो हमारा क्यू सप्लाइड हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो जो होगा हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो ये हमारा थर्मल एफिशिएंसी होता है। और जो हमारा वर्क आउटपुट अपॉन क्यू सप्लाइड होता है वो होता है हमारा एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होती है। ये क्या होती है, हमारी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होती है। आगे पढ़ेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ए हीट इंजन इज वेरी ऑफन कॉल्ड अपॉन टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज वर्क पॉसिबल फ्रॉम सर्टेन हीट इनपुट। अभी हमने क्या बोला था कि हमें चाहिए कि हमारी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 100% हो। हम क्या होता है, जितने भी हम हीट दे रहे हैं उससे मैक्सिमम वर्क उसको हमें आउटपुट में चाहिए होता है कि हम मैक्सिमम वर्क उसमें से निकाल सकें। दैट इज टू मैक्सिमाइज द साइकिल एफिशिएंसी। हमें जो हमारी साइकिल की एफिशिएंसी होती है वो हमें मैक्सिमम चाहिए होती है। देखो एनर्जी रिजर्वायर, एनर्जी रिजर्वायर क्या होता है, देखो हमें सिस्टम में हीट प्रोवाइड करवानी होती है, तो हमें हीट कहाँ से मिलती है, कहीं ना कहीं से तो हमें हीट चाहिए होती है। तो वो हीट कहाँ से मिलती है, हीट का में जो सोर्स होता है वहाँ से हम इसको हीट को लेते हैं और हमें सिस्टम में देते हैं। तो जो हीट का सिस्टम, जो हीट का जो सोर्स है उसको हम थर्मल रिजर्वायर और एनर्जी रिजर्वायर बोलते हैं। देखो ए थर्मल एनर्जी रिजर्वायर इज डिफाइंड एज ए लार्ज बॉडी ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी मतलब क्या होता है, देखो हम उससे हमें जितनी रिक्वायर्ड होती है हम उतनी हीट निकाल लें, फिर भी उसमें हीट की कोई कमी ना हो, तो वो होता है हमारा लार्ज इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी वाला थर्मल रिजर्वायर विच इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग और रिजेक्टिंग एन अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ हीट विदाउट सफरिंग एप्रिशिएबल चेंज इन इट्स थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स। देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे से ओशियंस होते हैं, ओशियंस में से हम एक लोटा पानी निकाल लेते हैं, तो ओशियंस में कुछ फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेम अगर हम एक लोटा पानी ओशियन में डाल देते हैं तो उसमें कोई फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। तो सेम चीज़ होता है थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। अगर हम उसमें से एनर्जी ले लेते हैं या उसमें एनर्जी वापस ट्रांसफर करते हैं तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता। यही हमारा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होता है। A mechanical energy reservoir is a large body enclosed by an adiabatic impermeable wall capable of storing work as potential energy और kinetic energy। सेम ऐसे हमारा क्या होता है, मैकेनिकल जो वर्क होता है उसको स्टोर करने के लिए या उसमें से हमें मैकेनिकल वर्क कंज्यूम करने के लिए रिजर्वायर जो होता है या स्टोर होता है वो हमारा मैकेनिकल एनर्जी रिजर्वायर होता है। केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ। हमने देखा था कि अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो वो टोटली वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है। सो कोई भी एक हीट इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता है। सो जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो उनमें कुछ हमें रिजल्ट मिले। ऐसे एक एक्सपेरिमेंट किया था केल्विन प्लांक ने, और कुछ स्टेटमेंट दिए थे वो हम देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन इज गिवन बाय नीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू नेट अपॉन Q1। हमने भी पीछे देखा था। तो ये क्या होता है, डब्ल्यू नेट क्या होता है हमारा, Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्टेड अपॉन Q सप्लाइड। Q1 क्या था हमारा, Q सप्लाइड। तो ये हमारा एफिशिएंसी होता है। द केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन टू प्रोड्यूस नेट वर्क इन अ कंप्लीट साइकिल
नेटवर्क मतलब क्या हो गया कि अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं QS अगर सप्लाई कर रहे हैं तो उतना ही हमें वर्क मिल जाए, ये इम्पॉसिबल होता है। इफ इट एक्सचेंजेस हीट ओनली विद द बॉडीज एट ए सिंगल फिक्स्ड टेम्परेचर, क्या होता है देखो, सिंगल फिक्स टेम्परेचर से मतलब क्या होता है, ये कोई हमारा थर्मल एनर्जी रिजर्वर है T1, ये हमारा इंजन हो गया, ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। सो T1 से हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि हीट सप्लाई करवा रहे हैं हमारे इंजन के अंदर, सिस्टम के अंदर। सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है W, जो वर्क कर रहा है वो W कर रहा है। तो जो भी हम हीट ले रहे हैं वो टोटली कन्वर्ट हो रहा है W में। यहाँ पे कोई भी Q रिजेक्टेड नहीं होता है, Q रिजेक्टेड, या बोले कि हम सिर्फ एक सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वर से हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन जो Q रिजेक्टेड है वो हमारा 0 है। तो ये केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। द हीट इंजन विल प्रोड्यूस नेट वर्क इन ए कंप्लीट साइकिल बाय एक्सचेंजिंग हीट with only one reservoir, thus violating the Kelvin-Planck's statement. Such a heat engine is called perpetual motion machine, PMM2, second kind of perpetual motion machine. देखो PMM1 क्या था, PMM1 में था हमारा कि विदाउट एनी चेंज इन एनर्जी वी प्रोड्यूस वर्क, कि सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बिना किसी एनर्जी का चेंज हुए हमें वर्क मिलता है। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी PMM1 था वो था। PMM2 में क्या बोल रहा है कि किसी एक एनर्जी रिसोर्स से हम हीट लेते हैं और उसको कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो जाता है बिना किसी एनर्जी रिजेक्टेड के, कोई उसमें एनर्जी रिजेक्ट नहीं होता है। तो ये क्या था हमारा PMM2 हो गया। तो ये क्या होता है हमारा इम्पॉसिबल होता है। सो PMM2 इज इम्पॉसिबल एंड वायलेट सेकेंड लॉ ऑफ thermodynamics. PMM2 violates second law of thermodynamics. सेम PMM1 क्या हो जाएगा, PMM violates our first law of thermodynamics. Here is a question, efficiency of the PMM2 is equal to, पूछ रहा है कि जो PMM2 होता है उसकी हमारी एफिशिएंसी कितनी होगी, 50% होगी, 100% होगी, इन्फिनिटी होगी, या नन ऑफ द अबव होगा। देखो PMM2 क्या है हमारा, PMM2 है कि कोई थर्मल एनर्जी रिजर्वर है T1, वो Q सप्लाई करता है हमारे सिस्टम में और वहाँ से हमें वर्क मिलता है। तो जो Q सप्लाइड है वही हमारा W प्रोड्यूस्ड है। सो देखो एफिशिएंसी क्या थी हमारी, W नेट अपॉन Q सप्लाइड। सो W नेट जो होगा वही हमारा Q सप्लाइड होगा, तो QS अपॉन QS इक्वल्स टू 1। तो क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, B होगा। ये हमारे कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि PMM2 की हमारी एफिशिएंसी क्या होती है। देखो सेम ऐसे करके PMM1 की हमें पूछे तो क्या होगा, PMM1 की एफिशिएंसी पूछे, PMM1 की एफिशिएंसी पूछे तो क्या होगा। देखो PMM1 में क्या होता है कि कोई भी हमारा एनर्जी इनपुट नहीं होता है, जो हम Q सप्लाई करते हैं वो कोई भी Q सप्लाई नहीं होता और हमें डायरेक्ट वर्क मिलता है। तो देखो W नेट अपॉन Q सप्लाइड, W नेट हमें W मिल रहा है, Q सप्लाइड हमारा 0, तो W अपॉन 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। सो PMM1 का क्या होगा, इन्फिनिटी हमारा एफिशिएंसी होगा। प्लीज रिमेंबर दैट, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ, देखो जैसे हमारे केल्विन प्लैंक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था सेम वैसे ही क्लॉसियस ने भी एक्सपेरिमेंट किया था। क्लॉसियस ने क्या कहा कि हम जो भी एनर्जी है वो लो पॉइंट से हाई पॉइंट, जैसे हीट ट्रांसफर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में नहीं करवा सकते हैं। वाटर फ्लो लो पॉइंट से हाई पॉइंट, जैसे लो एलिवेशन से हाई एलिवेशन हम नेचुरली फ्लो नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क इनपुट देना पड़ेगा। सो व्हाट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर।
द रिवर्स प्रोसेस नेवर अकर्स स्पॉन्टेनियसली, ये नेचुरली हमारा अकर नहीं होगा। क्लोसेस्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ गिव्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल, देखो साइकिल इट इज इम्पोर्टिंग, साइकिल विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए कूलर टू हॉटर बॉडी, और इट इज, और वी कैन से दैट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, सो इट इज इम्पॉसिबल। क्लोसेस क्या कह रहा है कि कोई भी एक ऐसा इंजन या कोई भी सिस्टम मशीन नहीं बना सकते जो हमारा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट ट्रांसफर कर दे विदाउट एनी वर्क इनपुट, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ये हमारा क्लोसेस्ट स्टेटमेंट है। तो सेकेंड लॉ में हमने केल्विन प्लैंक और क्लोसेस्ट ने जो स्टेटमेंट दिए थे उनसे हमने जो सिस्टम बनाया, जो इंजन्स बनाए, वो हमारा क्या थे, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, एक जो हायर टेम्परेचर बॉडी होती है उसमें हीट एक्सट्रैक्ट करता है और उसको ठंडा रखता है, उसको लो टेम्परेचर पे रखता है। हीट पंप क्या होता है, कोई भी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके वो हमें हाई टेम्परेचर पे देता है। जैसे सर्दियों में जो हमारी कार है उसमें जो हीट, जो एसी चलता है हीट वाला, वो हमें गर्म हवा देता है, तो जो गर्म हवा देगा वो हमारा क्या हो गया, हीट पंप हो गया। हमें हमारे सिस्टम में क्या होना चाहिए, हमें हीट चाहिए होती है, हमें सिस्टम को हमारा गर्म करना होता है, हमारे एनवायरनमेंट को गर्म करना होता है, इसलिए हम हॉट एयर उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। रेफ्रिजरेटर हम सब जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में हॉट जो भी हमारा मैटर होता है उसको रखते हैं, उसको हम ठंडा करने के लिए रखते हैं। सो a refrigerator is a device which operating in a cycle maintain a body at temperature lower than the temperature of surrounding। एग्जाम्पल हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक को हम बाहर रखते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, जो हमारा एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है, लाइक ऑलमोस्ट 27 डिग्री सेंटीग्रेड या एनीथिंग एल्स। वही हम जब रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर आउटसाइड जो साउंड का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो फ्रिज में जो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, ऑलमोस्ट 0 to 10 या जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उतना हमारा टेम्परेचर हो जाता है। जस्ट लाइक एफिशिएंसी इन हीट इंजन साइकिल, देयर इज अ परफॉर्मेंस पैरामीटर इन रेफ्रिजरेटर साइकिल called the coefficient of performance, which is defined as COP equals to desired effect upon work input। जैसे साइकिल जो भी होता है हमारा वर्क प्रोड्यूसिंग होता है, उसमें हमारा क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। सेम वैसे ही रेफ्रिजरेटर या हीट पंप के लिए जो परफॉर्मेंस का पैरामीटर जो होता है वो होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, कितनी उसका परफॉर्मेंस है। जैसे इंजन की एफिशिएंसी हम अगर 30% लेते हैं तो इसका मतलब है कि अगर हम 1 किलो जूल हीट सप्लाई करवा रहे हैं तो हमें 0.3 किलो जूल हमारा वर्क आउटपुट होगा। सेम वैसे ही इसका कोफिशिएंट परफॉर्मेंस होता है, वो हमारा रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए COP होता है। A heat pump is a device which operating a cycle maintains a body at a temperature higher than the temperature of surroundings। मैंने अभी कार एसी का एग्जांपल लिया था सर्दियों में, कि सर्दियों में क्या होता है, हमारा बाहर का टेम्परेचर लो होता है और कार में हमें क्या चाहिए होता है, टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, तो वो क्या होता है, हमारा हीट पंप होता है। तो COP इज डिफाइंड एज Q1/W। क्या होता है इसमें, इंजन की एफिशिएंसी हम कैसे लेते हैं, W net/Q सप्लाइड, पर ये उसका रिवर्स है, क्योंकि ये नेचुरली तो हो नहीं रहा है, ये इसको हमें ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा, Q सप्लाइड/W हो जाएगा। इट इज फाउंड दैट COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1। क्या बोल रहा है कि जो COP ऑफ हीट पंप है, कोफिशिएंट परफॉर्मेंस जो हीट पंप का होता है वो कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर से एक यूनिटी प्लस में होता है। सो COP ऑफ हीट पंप इज बेटर देन द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय यूनिटी। अगर रेफ्रिजरेटर की COP 5 है तो हीट पंप का COP हमेशा 6 होगा।
रेफ्रिजरेटर से +1 हमेशा एक्स्ट्रा होगा। यहाँ COP में देखो, यहाँ दे रखा डिजायर्ड इफेक्ट। तो डिजायर्ड इफेक्ट में क्या होता है, देखो रेफ्रिजरेटर में हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है, जो हम क्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं सिस्टम से, वो होता है हमारा डिजायर्ड इफेक्ट, क्यू एक्सट्रैक्टेड। और पंप में क्या होता है, जो क्यू रिजेक्टेड होता है वो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट होता है। देखे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कुछ ये इंजन है, 8 इंजन है, ये T2 है, सॉरी T1 है, ये T2 है, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो यहाँ से ये हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। मैं इसको ब्लैक से करता हूँ। जो ब्लैक वाला है ये हमारा हीट एक्सट्रैक्टेड है, तो ये हमारा रेफ्रिजरेटर होगा। और जो ये वाला है, ये क्यू रिजेक्टेड है, ये हमारा हीट पंप हो जाएगा। इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लांक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। अगर हम केल्विन प्लांक और क्लॉसियस को स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करें तो हमें मिलेगा कि दोनों ऑलमोस्ट सेम स्टेटमेंट्स हैं। केल्विन प्लांक क्या बोलता है, केल्विन प्लांक बोलता है कि कोई भी ऐसी डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो हीट रिजेक्ट ना करे। और क्लॉसियस हमें क्या बोलता है कि एक ऐसी डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो बिना किसी वर्क इनपुट के लो लेवल टू हाई लेवल, या बोले तो लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हीट सप्लाई करे, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, इन दोनों में इक्विवेलेंस होता है। केल्विन प्लांक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट आर वर्चुअली टू पैरेलल स्टेटमेंट्स ऑफ द सेकंड लॉ विच आर इक्विवेलेंट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। देखो जैसे हमने देखा था अभी, केल्विन बोलता है कि वहाँ पे क्यू रिजेक्ट नहीं होगा, ऐसा इम्पॉसिबल है, और विदाउट वर्क इनपुट कोई भी हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई लो लेवल टू हाई लेवल, ये भी इम्पॉसिबल है। तो इन दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है। द इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट विल बी प्रूव्ड, इट कैन बी शोन दैट द वायलेशन ऑफ वन स्टेटमेंट इंप्लाइज द वायलेशन ऑफ सेकेंड लॉ और वाइस वर्सा। क्या बोल रहा है कि अगर एक का वायलेशन होता है, जैसे हीट इंजन है, ये रिजर्वायर है, T2 है, ये T1 है, तो केल्विन क्या बोल रहा था कि QR नहीं होगा, क्यू रिजेक्टेड नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। और क्लॉसियस ने हमें क्या बोला, क्लॉसियस ने हमें क्या बोला कि T1 से T2 अगर हीट सप्लाई हो रही है तो उसके लिए हमें वर्क इनपुट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो इसमें वर्क इनपुट चाहिए होता है और क्यू रिजेक्ट नहीं होता है, यहाँ क्यू रिजेक्ट होता है और वर्क इनपुट नहीं होता है। तो इन दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है। तो अगर केल्विन प्लांक का अगर वॉयलेट करेगा तो वो डेफिनेटली क्लॉसियस का भी वॉयलेट करेगा। Thank you for watching, and for PDFs please join Telegram channel. The link is in about section, and please subscribe the channel. Thank you once again.